हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जेठ रखवाली के लिए आ गए थे क्योंकि पति को कंपनी ने अमेरिका भेज दिया था। मुसीबत ये नहीं कि यहाँ मैं अकेली कैसे रहती। शहर की सुरक्षित मल्टी, आसपास अच्छे लोग, फिर उन्हें भी इतनी फुर्सत कहाँ कि खेती बाड़ी, बीमार माँ, भाई और अपना क्लिनिक छोड़ यहाँ इतने दिनों के लिए रह लेते। संदीप ने भी ऐसा कुछ खास आग्रह न किया था। कहा जरूर कि सहूलियत मुताबिक आप बीच में एक दो बार हो आए द्वादशी के पास। वैसे तो कोई बात नहीं है, पर लोगों को यह ना लगे कि वो अकेली रह रही है। और यूं तो मैं कोई बच्ची नहीं, पीजी के बाद एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी कर रही थी। इसलिए कि कहीं भाग से संदीप यूएसए में जम गए तो मैं भी वहाँ कोई छोटा मोटा जॉब ले हाथ बटा लूंगी। ये शहर भी नया नहीं, 2 साल हो गए रहते। परदेश तो अच्छे भोले का है, 4 अच्छे मित्र हो तो फिर काहे के अकेले। काफी गर्ल्स स्टूडेंट और टीचर से मेल मुलाकात थी। एक कॉल पर कोई भी आधी रात को आ जाता। इस सब के बावजूद वे इतने दिनों के लिए साथ रहने आ गए तो इसी की बदौलत की मैं सख्ती से मना नहीं कर सकी। ससुराल से बस का साधन ना था। गांव के रेलवे स्टेशन से मीटर गेज ट्रेन में बैठकर उनके साथ लखनऊ आ गई। 3 दिन में घर घूरा हो गया था। लगकर सफाई की, तब तक वे सब्जी भाजी ले आए। नहा धोकर रसोई में जुट गई। इतनी फुर्सत ना मिली कि संदीप से बात कर लेती। दरअसल शर्म के साथ साथ डर भी लग रहा था कि बताते ही पता नहीं क्या विस्फोट हो जाए। सामने होते तो ठीक से अपना पक्ष रख पाती। असमंजस में डूबी हाल में उनका बिस्तर लगा। अपने बेडरूम में आ गई। आते ही सिटकिनी चढ़ा ली और बिस्तर में दुबक गहरी सांसें भरने लगी। जबकि पहले हम लोग कभी भी बेडरूम की सिटकनी नहीं लगाते थे क्योंकि घर में कोई तीसरा ना था। पर अब उनके आ जाने से जैसे गैर मर्द का खतरा उत्पन्न हो गया था। शादी करीब 3 साल पहले हुई थी। ससुराल सीतापुर के पास के एक गांव में, जहां मेरी सास अपने 2 बेटों के साथ रहती है। देवर को बचपन में ही दौरे पड़ने की बीमारी लग गई थी। तब से वो अपाहिज की जिंदगी जी रहा है। दौरे के वक्त उसको तुरंत इंजेक्शन देना पड़ता है, जिसके लिए एक नर्स हमेशा उसके साथ रहती है। चल फिर नहीं पाता, इसलिए उसे हमेशा बिस्तर पर ही रहना पड़ता है। सास को भी घुटनों की परेशानी की वजह से ज्यादातर व्हील चेयर और बेड पर ही रहना पड़ता है। जेठ ने जनरल फिजिशियन और गायनाकोलॉजी चिकित्सा कोर्स किया था, पर वे गांव में रहकर ही सबकी देखभाल करते हैं। गांव की औरतों की डिलीवरी भी उन्हीं के क्लिनिक में होती, जिसके लिए एक और नर्स रखी हुई थी। दूर दराज के गांव में उनका काफी नाम था। लोगों को पक्का भरोसा हो गया था कि उनके इलाज से तो बाझों को भी बच्चा हो जाता है। लोग उनको दूसरा भगवान मानते और बहुत इज्जत करते। एक चीज जो उन्हें और भी महान बनाती वो ये कि घर में 2 अपाहिजों के चलते उन्होंने शादी नहीं की। जबकि 45 के होकर अभी भी वे 25 साल के लड़कों को कुश्ती में हरा देते हैं। दिखने में भी डॉक्टर कम पहलवान ज्यादा लगते हैं। डॉक्टर्स जहां अपनी सफेद यूनिफॉर्म में, हाथों में एप्रिन, गले में आला डाले घूमते, वे सादे कुर्ते पैजामे में कंधे पर कपड़े का झोला लटकाए रखते हैं। चेहरे मोहरे से भी ना तो चिकित्सक नजर आते हैं और न ठेठ किसान, पर दोनों फन में माहिर। यही विलक्षणता उन्हें एक अनोखी हीरोइज्म प्रदान करती है। एक बात और वो ये कि वे सभी को हरदम बेटा बेटा ही बोलते। शौक में कई एक बार माँ तक को बेटा कह देते। उनके प्रेम, अपनत्व, भोलेपन और कर्तव्य परायणता पर हम सब न्यौछावर थे। शादी के बारे में उनका कहना था कि कोई भी पत्नी 2 अपाहिजों को नहीं झेल सकती। वंश चलाने संदीप की बीवी आ गई है तो उनकी इस बात से मेरे पति हमेशा कायल रहते और खुद को उनसे छोटा समझते। कहते मैं तो अपने स्वार्थ में नौकरी के लिए शहर में रह मजे कर रहा हूँ, भैया गांव में खटकर सच्चा फर्ज निभा रहे हैं। मैं भी जेठ जी के इस योगदान पर बहुत गर्व अनुभव करती थी, क्योंकि एकाध दिन के लिए गांव जाती तो सास और देवर की तीमारदारी में इतनी पच जाती कि लौटकर बीमार पड़ जाती। देवर की बीमारी के चलते मुझे ही नहीं, सारे घर को इंजेक्शन लगाना सीखना पड़ा था।
जेठ जी द्वारा हमारे घर के हर शख्स को ये सिखाया गया था कि पता नहीं कब जरूरत आन पड़े, मरीज को तुरंत इंजेक्शन ना देने पर कोई भी दुर्घटना घट सकती है। संदीप तो इसी कारण हर हफ्ते गांव जाते और बड़े भाई के खेती में हाथ बटाते, तो छोटे भाई और माँ की सेवा भी दिल लगाकर करते। मैं भी कभी कभी साथ जाती, पर कभी एक रात से ज्यादा नहीं रुकती। कारण यह है कि गांव की जिंदगी बड़ी कठोर थी। मेरा मायका सीतापुर शहर में था। पिता तो मुझे गांव में ब्याहना ही नहीं चाहते थे, पर जेठ ही देखने गए। उन्होंने वादा किया कि आपकी बेटी कभी गांव में नहीं रहेगी शहरों में संदीप के साथ साथ, जहां वह नौकरी पर जाएगा। भाई की बीवी नहीं, यह मेरी छोटी बहन बनकर रहेगी। मैं इसे हमेशा बेटा कहूंगा। उनकी ऐसी बातें सुन मेरी मम्मी और पापा तो इतने प्रभावित हो गए कि संदीप को देखे बिना ही रिश्ता तय कर दिया। तब खुद मैंने भी उन्हीं में संदीप का अक्स देख लिया था। मैं तो उन्हें उसी दिन से भैया मानने और कहने लगी थी। लगा ही नहीं कि ससुराल जा रही हूँ। लगा खास भाई नहीं था, सो परमात्मा ने छप्पर फाड़ कर दे दिया। घर में सब मुझे बहुत प्यार करते थे। घर की इकलौती बहू जो ठहरी, जेठ तो मुझे द्वादश बेटा कहते। उनके मुख से कभी दूसरा शब्द ही नहीं फूटता। मैं भी उनको सदा भैया कहकर ही बुलाती, भैया ही समझती। एक राखी के त्योहार पर राखी नहीं बांधती तो क्या, साल में एक बार पिताजी की पुण्यतिथि पर घर के सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता और पूरे गांव को भोज दिया जाता था। मेरे लिए दूसरा मौका था। पहली बार मैं नई नवेली दुल्हन थी और चुपचाप बिस्तर पर ही बैठी रही थी, लेकिन इस बार सारा काम मेरे जिम्मे था। जबकि शहर में खाली समय रहने और जॉब की चाहत के चलते मैंने एक बहुत महंगा कोर्स ज्वाइन कर लिया था। प्रतिदिन 3 घंटे की क्लास थी। छुट्टी एडजस्ट करना मुश्किल था, फिर भी जाना था। उधर संदीप की ट्रेनिंग चल रही थी और ट्रेनिंग के बाद उनको महीने भर के लिए अमेरिका जाना था। हालात ऐसे कि गांव की नर्स एक हफ्ते की छुट्टी पर थी, जिसकी वजह से भैया भी देवर के कारण गांव से लेने नहीं आ सकते थे। अंत में फैसला हुआ कि संदीप मुझे गांव छोड़कर उसी रात लौट आएंगे और भैया मुझे 3 दिन के बाद वापस लखनऊ छोड़ जाएंगे। सुबह हम लोग पहुंचे और मैं काम में लग गई। शाम को गांव को खाना खिलाने के बाद संदीप को रात की ट्रेन से दिल्ली निकल जाना था। मैं पूरे दिन कामकाज में लगी रही थी। इससे मेरा पूरा बदन टूट चुका था। लगता था कि अब बेहोश हो जाऊंगी। मुझे 2 बार चक्कर से भी आए, पर संदीप को नहीं बताया क्योंकि वे परेशान हो जाते। जेठ डॉक्टर थे, उन्हें अपनी समस्या बता दी और उन्होंने बीपी लेने के बाद मुझे 2 सफ़ेद और 2 गुलाबी टेबलेट दे दी। सफ़ेद वाली रोज रात और गुलाबी दिन में खाने के लिए। घर में मेहमानों का कारण मुझे किचन के ऊपर का कमरा दिया गया था, जो आंगन के दूसरी तरफ था। ऊपर 2 कमरे थे। एक में जेठ और देवर को रखा गया था और जेठ के ना होने पर मैं इंजेक्शन दे सकती थी, इसलिए मुझे उनके बगल वाले कमरे में ही रखा गया था। संदीप के जाते ही मैं अपने कमरे में आ गई। देवर दूसरे कमरे में सो रहा था। उस दिन मैंने गुलाबी साटन की साड़ी और उसके काले बॉर्डर से मैच करता ब्लाउज पहन रखा था। सास ने कहा भी था, बहुत सुंदर लग रही है। जेठ की नजर पड़ी तो माँ से बोले, उड़ के भाग रही है, आज तो नजर डाल देना इसकी। पति ने भी जोड़ा, आज तुम्हें सचमुच ही कोई उड़ा ना ले जाए। सिर में दर्द और हल्के हल्के चक्करों के बावजूद प्रशंसा से अंदर तक मैं इतनी फूल गई कि जेठ के सामने ही पति से बोली, देखना नहीं तो अमेरिका से लौटो तो पता चले हाथों के तोते उड़ गए। सास ने कहा, ज्यादा ख्याली पुलाव ना पकाओ, बहू हो बहू की तरह रहो। इस पर जेठ ने झट से उन्हें आड़े हाथों ले लिया। कौन कहता है बहू है, बेटा है मेरा बेटा। पति वहीं खड़े थे, मजाक बनाते हुए बोले, हाँ हाँ ये आपका बेटा है और मैं बहू। सुनकर सास खिलखिलाकर हंस पड़ी। तकलीफ के कारण उनके चेहरे पर जब तब ही हंसी आती थी। कुछ देर के लिए मेरे भी चक्कर थम गए, सिर हल्का हो गया था। संदीप के चले जाने से विरह में व्यथित और थकान से चूर ऊपर आकर मैंने सोचा कि दवा खाकर थोड़ी देर लेटती हूँ, फिर नाइट ड्रेस पहन लूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि साड़ी में सोने से वो मिचुड़ जाएगी। पर दवा खाकर बिस्तर पर पड़ते ही कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। करीब 5 बजे सुबह नींद खुली तो कुछ अजीब सा लगा। साड़ी कमर तक उठी थी
और ब्लाउज के अंदर ब्रा ढीली पड़ी थी। साड़ी और आंचल संभाल जल्दी से मैं बाथरूम भागी, पर वहां पैंटी उतारते ही चौंक गई क्योंकि वो उल्टी पहनी थी। मैंने जिंदगी में कभी उल्टी पैंटी नहीं पहनी थी। ब्लाउज उतारा तो देखा कि ब्रा का सिर्फ एक हुक लगा है, वो भी गलत जगह। इसका मतलब था किसी ने मेरा ब्लाउज और ब्रा खोली, पैंटी उतारी और वापस पहना दी। मेरे तो होश उड़ गए। कौन हो सकता है? किसी ननद ने किया है या किसी मर्द ने? ताजुब इस बात का था कि मुझे पता नहीं चला। किसी तरह इसी टेंशन में फ्रेश होकर नीचे उतरी घर के कामकाज के लिए। अंदर से बहुत डर गई थी। जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ था। किसी से कुछ पूछना या बोलना डूब मरने वाली बात थी। एक क्षण को सोचा कि अभी तो दिल्ली पहुंचे होंगे, मोबाइल पर उन्हें बताऊं, पर अगले ही क्षण लगा कि अभी तो क्या, मैं तो जिंदगी भर उन्हें ये हादसा बताने का दुस्साहस नहीं कर पाऊंगी। किचन से चाय लेकर निकली तो देखा जेठ खेत से वापस आ गए थे। उन्होंने पूछा कि तबीयत कैसी है, दवा टाइम पर ले रही हो या नहीं। मैंने हाँ में सिर हिलाकर झुका लिया और आगे बढ़ गई। दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी। कौन है वो जिसने मेरे अंगों से ऐसा खेल खेला? औरत के नाते यह तो मैं दावे से कह सकती थी कि मेरे साथ सेक्स नहीं हुआ, ये भी कि किसी पुरुष ने छुआ होता तो यहाँ तक पहुँचने के बाद छोड़ता नहीं। तो क्या चुड़ैल नंदो ने मेरे साथ ऐसा घृणित मजाक किया? कर भी सकती है। खास ही नहीं, चचेरी ममेरी फुफेरी मौसेरी सभी तो हैं। घर भरा है, अवसर क्या है? इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। खोइए पर उतारू हैं। दिन भर हंसी मजाक और स्वांग। गनीमत जो उन्होंने छाछ में गोबर घोल साड़ी में नहीं भर दिया। किसी भी काम में मेरा पूरा मन नहीं लग रहा था। सोच यही केंद्रित था कि मैं इतनी बेहोश कैसे हो सकती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला। आज कोई पुरुष हाथ मार देता तो कहीं की नहीं रहती। दिन भर रिश्तेदारों के साथ बातें होती रही। बहनोई लोग मुझे में रुचि ले रहे थे, इसी से बचती हूँ। पर इस दिन तो आना ही पड़ता है। इकलौती बहू जो ठहरी, ससुर जी का दिन। इस दिन के लिए तो जेठ महीनों से तैयारी करते हैं। जैसे ताजिए जिस रात गाड़े जाते हैं उसके अगले दिन से ही नए बनने लगते हैं। उनकी जिंदगी यही है। इसी बहाने सबको इकट्ठा कर लेते हैं। बहन बहनोई, फूफा बुआ, मामा मामी और दुनिया भर के रिश्तेदार। ससुर जी तो कुछ कर ही नहीं पाए थे। आसमा ही सभी को छोड़कर चले गए। जेठ ने ही चारों बुआओं को भात भरे, तीनों बहनों के हाथ पीले किए, उन्हें पच्छ दिए। वे सब उन पर जान छिड़कती हैं। ससुर की तो चर्चा भी नहीं करती। भैया से हिलने मिलने ही आ जाती हैं इतनी दूर दूर से। सो दिन में 1 मिनट भी आराम करने का मौका नहीं मिला। हाथ पांव बुरी तरह टूट रहे थे। सिर दर्द से फटा जा रहा था सो अलग। कोई और चिकित्सीय मदद लेती, पर वे कोई सीरियस डिलीवरी कराने पड़ोस के एक गांव में चले गए थे। उनकी वापसी का कुछ पता ना था। बोल कर गए थे कि रात को शायद आ भी ना सके। देवर का मुझे ख्याल रखना होगा। पर शाम होते होते मुझे बहुत ज्यादा थकान होने लगी। खाना मैंने शाम को ही खाया था, इसलिए रात को खाने की इच्छा ना थी। सास ने कहा थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर खाना खा के ऊपर चली जाना। मैंने कह दिया अब मैं रूम में जा रही हूँ सोने के लिए। पेट भरा है, अभी तो खाया है। अन्नू की गोगो सुन पड़े तो जगा देना। थकान के मारे मरी जा रही हूँ माँ। उन्होंने कहा जा, जरूरत आन पड़ी तो इंजेक्शन मैं किसी से भी लगवा दूंगी। रूम में आकर आज मैंने बकायदा कपड़े बदले और दवा खाकर बिस्तर पर लेट गई। कल कुंडी नहीं लगाई थी, आज लगा ली और निश्चिंत तो होश हो गई। पर नींद में भी दिमाग में कल की बातें चलने लगी। एक सपना आया जिसमें कोई कह रहा था एक था भगवान एक शैतान, दोनों में हुआ झगड़ा तो बहुत हुआ नुकसान। दोनों ने मिलकर निकाला समस्या का समाधान। एक खिलौना बनाया जिसका नाम रखा इंसान। शैतान ने अपनी ताकतें दी, छल क्रोध घमंड और जलन। भगवान ने अपने अंश दिए, प्रेम दया क्षमा और सम्मान। तब भगवान ने मुस्कुराकर बोला शैतान न तेरा नुकसान न मेरा नुकसान, मैं जीतूं या तू हारेगा इंसान। सोकर उठी तो पहले जैसा ताव ना रहा। मुझे देखते ही सास ने कहा मेहमानों की आज विदाई होगी। नाश्ते के झंझट में नहीं पड़ना, सीधा खाना बना लेना। खाने में भी दाल भात नहीं, 2 सूखी सब्जियां और पूड़ियां तल देना।
वही खा लेंगे, वही बांध ले जाएंगे। सुनकर अपने काम में जुट गई। एक एक कर दोपहर तक सब लोग विदा हो गए। तब खाने के बाद अपना बैग लगाते हुए सास से बोली, मम्मी आज मुझे भी जाना है, कोर्स बिछड़ रहा है, 3 दिन का गैप हो गया। उन्होंने कहा, हाँ चली जा, निश्चिंत होकर जा। कुलदीप ने मेरे और अन्नू के लिए कोई नई नर्स बुला ली है, क्लिनिक तो पुरानी वाली संभाल ही लेगी। जब तक संदीप नहीं आ जाता वो तेरे साथ ही रहेगा। तब तक क्यों? मैं बौखला गई, छोड़कर चले आए बस। अरे तब तक ना सही 8-10 दिन तो वो क्या अकेले छोड़ेगा तुझे? आखिर जिम्मेदारी तो उसी की है ना। सुनकर मुझे साफ सूंघ गया। प्रस्ताव ना उगलते बढ़ रहा था ना निगलते। सिर झुकाए मैं उनके पीछे चल पड़ी। अतीत में घुसे घुसे जाने का मुझे गहरी नींद आ गई। फिर होश नहीं रहा कि कौन हूँ, कहाँ पड़ी हूँ। गई रात सपना आया कि संदीप अमेरिका से लौट आए हैं और बगल में चिपट कर लेट गए हैं। गई रात की कच्ची टूटी नींद में हाथ समूचे बदन पर सांप सा रेंग रहा था और उसे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि ये हाथ संदीप का ही था। दूसरे किसी हाथ में इतना साहस कहाँ। लेकिन जब चेहरा चेहरे से सटा तो दाढ़ी चुभने से पता चला कि यह तो कोई गैर है। अर्ध बेहोशी में भी कलेजा भय से धक धक हो उठा। भैया! और कमरे में हल्की रोशनी तो थी, पर उनके आगे अपने आप को अब आंखें मूंद कर ही छुपाया जा सकता था। गेट चौकस मूंद कर सोई थी, लेकिन वे फिर भी आ गए। तो शायद इसी चूक की बदौलत की बाथरूम की कुंडी बेडरूम की ओर से लगाने की आदत ना थी। 1 BHK में वो इधर उधर दोनों ओर से इस्तेमाल होने के लिए ही 2 दरवाजों वाला था। डर से बदन जब रह रहकर कांप उठा तो उन्हें शक हो गया कि जाग गई हूँ। थोड़ी देर के लिए हाथ शिथिल पड़ गया और मैं समझी बला टल गई। नींद का स्वांग किए मरी सी पड़ी रही। गैर मत के ख्याल से ही मन घृणा से भर गया था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। सोच रही थी अब मैं संदीप के सामने किस मुंह से जाऊंगी। पश्चाताप हृदय को छलनी किए दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं संदीप को धोखा दे रही हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। उस दिन जब गांव में पहली बार इन्होंने, और अब तो यकीन हो गया कि हाँ इन्होंने ही नींद की गोली देकर मेरा बदन टटोला, तब तो मुझे पता भी नहीं चला। अब अगर झटक भी दूं तो दाग तो लग ही चुका है दामन पर। शोर होगा, पड़ोसी जान जाएंगे, सब और बदनामी फैल जाएगी सो अलग। इसी सदमे में थी कि होंठ उन्होंने होठों पर रख दिए। तब लगा कि अब अगर जल्दी से कोई कदम नहीं उठाया तो अनर्थ हो जाएगा। पूरी हिम्मत जुटाकर मैंने आंख खोल दी थोड़ी सी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मुझे उनका सामना करना पड़े और वे बस इतने उत्पात पर ही अपना मुंह काला कर जाए यहाँ से। पर उनकी हिम्मत तो हिमालय से भी ऊंची थी। अब तो उन्होंने मेरे उरोज भी अपनी गिरफ्त में ले लिए थे। लगा कि अब भी नहीं झटक पाई तो सर्वनाश हो जाएगा। निश्चय कर बदन को मैंने सख्ती से इस तरह घुमाया जैसे करवट ले रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश के उलट उन्होंने मुझे कसकर दबोच लिया। बड़ी शक्ति थी उस बंधन में। मैं रोने को हो आई। स्थिति काबू से बाहर हुई जा रही थी। लग रहा था कि अब किसी भी क्षण ऊपर आ जाएंगे। संदीप के साथ मैं मरते दम तक बेवफाई नहीं कर सकती थी। हठात चीख पड़ी, भैया आप! लेकिन मेरी चीख में इतना जोर नहीं था कि वो पर्दे सी पतली दीवारों या वेंटिलेशन के पार किसी अड़ोसी पड़ोसी तक पहुंच पाती। और फिर उन्होंने भी तो झटके से अपना हाथ मेरे मुंह पर रख लिया था, जिससे आवाज रूम के अंदर ही दब कर रह गई थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वे मेरे साथ ऐसी नीचता भी कर सकते हैं। हैरानी की बात एक ही, मेरे जागने के बाद भी उन्हें कोई डर या पछतावा नहीं था। मेरा मुंह अपनी हथेली से उन्होंने पूरा का पूरा बंद कर रखा था। आंखें आंसुओं से भर गई थी। आंसू ग्लानि के, पश्चाताप के और भरोसा तोड़ने के लिए बह रहे थे, पर उन्हें कोई गम ना था। बोले, देखो अगर तुम चिल्लाओ नहीं तो मैं तुम्हारे मुंह पर से अपना हाथ हटा लूं, क्योंकि मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता। याद करो जब तुम्हारी विदाई हो रही थी और तुम जोर जोर से रो रही थी, मैंने गोद में लेकर कार में बिठाने से पहले चुप कराने तुम्हें चूम लिया था। वाकया मुझे याद आ गया, पर तब बड़े भाई से भी दुगना प्यार उमड़ पड़ा था और मैं उनके सीने से लगे हिचकियां भरते भरते हंसने लगी थी। पर इस वक्त मेरा मुंह अपमान से लाल पड़ गया था। हाथ के दबाव के कारण मुंह में दर्द भी हो रहा था।
और मैंने आंखों से ही सहमति दी कि नहीं, तो भी उन्होंने पक्का किया, चिल्लाओगी तो नहीं। तब जैसे तैसे गर्दन हिला, मैंने ना कहा, पर उन्होंने तब भी पूछा प्रॉमिस, और हाथ थोड़ा ढीला किया तो मैंने रूंधे कंठ से कह दिया प्रॉमिस। इस पर हाथ तो उन्होंने मुंह से हटा लिया, पर बदन से दबाए रहे। तब परिस्थितिवश मैं दबी जुबान गिड़गिड़ाने लगी, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपके छोटे भाई की बीवी हूँ, आप मेरे लिए पिता समान हैं। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मुझे छोड़ दीजिए। मैं कभी किसी से नहीं कहूंगी आपने मेरे साथ क्या किया। मगर वे दम लगाकर ऊपर आ गए और हाँफते हुए कहने लगे, हम एक चिकित्सक के अनुभव से बता सकते हैं, वीर सृजन से पुरुष को असहनीय तनाव होता है। हम पर पागलपन छाता जा रहा है, क्या करें? भोग लो। रूधे कंठ से मैं रोने लगी, क्या बिगाड़ लूंगी? इधर उधर कहूंगी तो सब यही कहेंगे कि बहू में ही खोट होगी। जिस आदमी ने परिवार की भलाई के लिए जीवन खपा दिया, वो छोटे भाई की बीबी के साथ ऐसा पाप करेगा। पर इस ताने पर भी कमांड जेठ की आंख ना खुली। वे मुझे नष्ट करने ही वाले थे कि मैंने सब कुछ भूलकर एक लात जोर से उनके प्राइवेट पार्ट पर दे मारा और उन्हें बिस्तर से नीचे धकेल दिया। वो जमीन पर करा रहे थे और मैं उस रात सिर्फ रोई ही जा रही थी। आखिर मैं उस रात कर भी क्या सकती थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।